गुड इवनिंग मैम। शायद वो शिफ्ट हो जाएगा। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। So last class में we talked about civil disobedience movement. Civil disobedience movement एक ऐसा मूवमेंट जिसमें लॉ को ब्रेक करना है, वो लॉ जो अच्छे नहीं है, जो फेवर में नहीं बनाए गए हैं, जिनका पर्पस इंडियंस को परेशान करना है। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया दांडी के किनारे। सॉल्ट को उन्होंने बॉईल किया, वाटर को बॉईल किया और बॉईल करके उन्होंने सॉल्ट बनाया और उन्होंने बोला हम पर्सनली यूज करने के लिए इसी सॉल्ट को यूज करेंगे, हम ब्रिटिशर्स को जबरदस्ती टैक्स क्यों दें। ठीक है, धीरे धीरे ये मूवमेंट और बड़ा बन गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पीजेंट किसानों ने, ट्राइबल्स ने, विमेन ने लार्ज नंबर पर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी क्रश करने की। गवर्नमेंट चाहती थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पूरी तरह दबा दिया जाए ताकि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोले ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई आवाज ही ना उठाए। और बहुत ब्रूटल तरह से लोगों को उन्होंने मारा। जितने भी जो गांधी जी के मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट करते थे, सत्याग्रहीज बोलते थे ना उनको, तो सारे सत्याग्रहीज को मारा, उन्हें जेल में डाला गया। लेकिन ये स्ट्रगल चलता रहा और चलने के बाद, लेकिन अंग्रेज तब भी थोड़े डरे हुए थे। तो फाइनली 1935 में उन्होंने एक एक्ट लेके आए और उस एक्ट में उन्होंने बोला कि ठीक है, हम थोड़ी बहुत आज़ादी आपको देंगे क्योंकि आप इतना ज़्यादा आज़ादी के लिए कर रहे हैं रिवोल्ट, है ना, तो हम आपको थोड़ी आज़ादी देंगे। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किए इलेक्शंस, और इलेक्शन में फिर हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वही कांग्रेस जो आज भी इंडिया में है। ठीक है, तो उस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और धीरे धीरे जो इंडियंस हैं वो भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, ठीक है, अभी 2 साल ही हुए थे कांग्रेस को इलेक्शन करके, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत लंबे टाइम से हमसे ये कह रहे थे कि जब आप रेडी हो जाएंगे तो हम आपको भी रूल करने देंगे, आपको भी हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने देंगे, आपको भी हम गवर्नमेंट चलाने देंगे। तो फाइनली 1935 में उन्होंने थोड़ी बहुत आज़ादी दी, उन्होंने हमें अलाउ किया इलेक्शन लड़ना ताकि हम भी थोड़ा पावर में आए और हम भी अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। बट देन उसके 2-3 साल के अंदर ही क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर 2। Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने क्या हिटलर ने शुरू किया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो ब्रिटेन ऑपोजिट साइड पे था और हिटलर यानी जर्मनी उसके ऑपोजिट साइड पे था। तो ब्रिटेन की हालत काफी खराब हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसको आर्मी चाहिए थी जो लोग उसकी तरफ से लड़ाई कर सके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो कांग्रेस के लीडर्स थे, वो ब्रिटिशर्स ने बोला कि कांग्रेस के लीडर्स को, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, कि आप हमें वॉर में सपोर्ट करिए। और तो कांग्रेस ने बोला कि हम आपको वॉर में तब सपोर्ट करेंगे जब आप हमें वादा करें कि वॉर खत्म होने के बाद आप हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमें आजादी दे देंगे। समझ गए? यस मैम। तो हमारी जो इंडियन आर्मी थी, कांग्रेस ने बोला हमारी आर्मी Ma'am, में क्या बेटा? क्या हुआ? मैम लाइक ब्रिटिशर्स वॉर के बाद सच में क्या छोड़ के चले? हाँ, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हम सोच रहे हैं। तो कांग्रेस ने बोला कि हम आपको वॉर में सपोर्ट करेंगे। ब्रिटिशर्स जब वर्ल्ड वॉर 2 में वो लोग वर्ल्ड वॉर होने लगा और वो भी उसमें बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने कांग्रेस को बोला कि इंडियन आर्मी हमें सपोर्ट करे वॉर में क्योंकि हम आपके रूलर हैं, रियली हम आपको रूल करते हैं। कांग्रेस ने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे वॉर में, लेकिन एक ही कंडीशन है, हम चाहते हैं कि आप हमें पूरी तरह आज़ादी दे दीजिए, थोड़ी बहुत आज़ादी नहीं। हमें वॉर खत्म होने के बाद में आपको कम्प्लीटली हमको छोड़ के जाना पड़ेगा, जो ऐसी इंडिया आज है वैसी इंडिया कांग्रेस डिमांड करने लगी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको मानने से मना कर दिया, तो कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के मिनिस्टर्स भी इलेक्शन लड़के उसी गवर्नमेंट में थे जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी, करेक्ट। तो कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने फिर उसमें रिजाइन कर दिया। फिर क्या हुआ, तो बहुत ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि किसी भी कीमत पर उन्हें पूरी तरह से इंडिया को आज़ाद ना करना पड़े, है ना। तो वो थोड़ी बहुत आज़ादी देने के लिए रेडी थे कि हम आपको इलेक्शन लड़ने देंगे, हम आपको गवर्नमेंट बनाने देंगे, हम आपको थोड़ी और आज़ादी दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम ही रूल करेंगे। हाँ खुशी? मैम उन्होंने रिजाइन क्यों कर दिया मिनिस्टर्स? क्योंकि
क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट बनी थी ना। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात मानने से मना कर दिया कि वॉर खत्म होने के बाद में वो छोड़ के चले जाएंगे, तो कांग्रेस वालों को गुस्सा आ गया कि हम आप तो हमें आजादी देना ही नहीं चाहते कभी भी। समझ गए? क्लियर है? ओके मैम। फॉर ओके मैम। एग्जाम्पल जो ब्रिटिशर्स हैं, यस। ब्रिटिशर्स के अंडर ही तो हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, हम पूरी तरह आजाद थोड़ी ना थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही हमको अलाउ किया था कि हम स्टेट्स में इलेक्शन लड़ सके, कांग्रेस पार्टी। तो उन्हीं की बनाई हुई तो उन्हीं की बनाई हुई गवर्नमेंट में ही तो वो लोग भी मिनिस्टर थे ना। अल्टीमेटली तो ब्रिटिशर्स ही रियल रूलर थे ना इंडिया के। कांग्रेस पार्टी तो बस इलेक्शन लड़के थोड़े बहुत मिनिस्टर्स कांग्रेस के होते थे, मैक्सिमम मिनिस्टर्स तो यूरोप के, ब्रिटेन के ही होते थे। हमारे तो बहुत कम मिनिस्टर्स होते थे, हमें ज्यादा पावर नहीं दी गई थी। लेकिन जब उन्होंने बोला कि आप हमें आर्मी दो वॉर में, तो हमने बोला कि हम आपको आर्मी देंगे, बट आपको पूरी तरह से इंडिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। बट वो बात उन्होंने मना कर दी, तो मिनिस्टर्स ने कांग्रेस के रिजाइन कर दिया, बिकॉज वो चाहते थे पूरी आजादी। करेक्ट? क्लियर है सबको? ओके मैम, थैंक यू। Yes. उसके बाद में फिर एक फाइनल मूवमेंट हुआ जिसको हम बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है? क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब। ठीक है? तो बहुत सारे लोग इस फेवर में थे कि हमें ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए वॉर में, क्योंकि इनके तो इरादे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये छोड़ के नहीं जाना चाहते हमारी कंट्री। तब फिर गांधी जी को ये बात जब लगी कि ब्रिटिशर्स तो वॉर के बाद भी हमारी कंट्री छोड़ के नहीं जाना चाहते, तो गांधी जी ने फाइनल मूवमेंट लॉन्च किया। अभी तक गांधी जी कितने लॉन्च कर चुके हैं? रॉलेट सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, है ना? ये चौथा मूवमेंट है जो गांधी जी ने लॉन्च किया है। इसका नाम है क्विट इंडिया। ठीक है? तो गांधी जी ने बोला कि देखो ऐसा है, आज से मैं अपने भारतवासी। मैम दांडी मार्च भी तो। दांडी मार्च तो एक रूट है, दांडी गए थे वो, लेकिन वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट है दांडी मार्च। दांडी में जाकर के उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। समझ गए? तो सिविल डिसोबीडियंस ओके मूवमेंट मैम। और दांडी मार्च सेम है। दांडी मार्च मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नाम है। उसमें किया क्या गया था? दांडी मार्च किया गया था। गांधी जी दांडी जगह है, वहां तक गए थे, वहां जाकर उन्होंने नमक बनाया था और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। क्लियर है? यस मैम। Yes. तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया फाइनली छोड़ने से मना कर दिया, तो गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया। उस मूवमेंट का नाम रखा क्विट इंडिया, यानी इंडिया छोड़ो। ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने सारे इंडियंस को बोला, उन्होंने बोला देखिए अब सब कुछ आपके हाथ में है, और नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। सुना है? मेमोरी इंडियन 9 अगस्त 1942 को मना था क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। और गांधी जी ने बोला कि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है इंडियंस, करो या मरो, कुछ भी करो चाहे, लेकिन पूरी कोशिश करो ब्रिटिशर को यहाँ से भगाने की। समझ गए? तो इन्फोर्स ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया। करेक्ट। तो गांधी जी ने बोला कि अब सही समय आ गया है, अब इंडिया को इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स अब भी रेडी नहीं है इंडिया छोड़ के जाने के लिए। तो गांधी जी और बाकी सारे लीडर्स ने ये बोला, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हमारा कंट्री छोड़ के जाओ। लेकिन जैसे ये लॉन्च किया गया, तो गांधी जी और गांधी जी के साथ बहुत सारे लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है? और पीजेंट्स और जो यूथ है, वो सारे लोग जो है, वो लोग भी इस मूवमेंट में कूद गए। गांधी जी की एक आवाज पर बहुत सारे लोग आ जाते थे। तो कम्युनिकेशन, सारे जितने भी रेलवे लाइंस है या जो भी चीजें पावर को शो करती है अंग्रेजों की, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, उन सबको लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे एरियाज में लोगों ने खुद की छोटी छोटी गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि अब हम अंग्रेजों की बनाई हुई, यानी ब्रिटिशर्स की बनाई हुई गवर्नमेंट में अब हम काम नहीं करेंगे। अब ब्रिटिशर्स को फाइनली हमारी कंट्री को छोड़कर जाना पड़ेगा और हम इंडिपेंडेंट कंट्री में ही काम करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरह उसको रिटेलिएट किया। उन्होंने अपनी पूरी फोर्स लगा दी क्विट इंडिया में, लगभग 90,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया, और 1,000 लोग तो किलिंग में ऑन द स्पॉट मार भी दिए गए। बहुत सारा मशीन गन चलाया उन्होंने, एरोप्लेन से भी स्ट्राइक करा,
सो दैट ये मूवमेंट कम हो जाए। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि गांधी जी जो थे वो बहुत ही ज्यादा पेशेंस वाले आदमी थे। उन्होंने इतने सारे मूवमेंट लॉन्च करे, बट जैसे ही मूवमेंट में वायलेंस होने लगता था, मार पिटाई होने लगती थी, वो तुरंत ही मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते थे, उसको रोक देते थे, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। लेकिन जब गांधी जी ने ये नारा दे दिया करो या मरो, तो इसका तो मतलब साफ है कि या तो करना है, नहीं तो हमेशा गुलाम ही रह जाएंगे हम लोग। तो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फियर्स था, बहुत ज्यादा। और इस मूवमेंट में कंपैरेटिवली वायलेंस भी बहुत ज्यादा हुआ है। ये गांधी जी का एक अकेला मूवमेंट है जिसमें बहुत वायलेंस हुआ है, क्योंकि सब बहुत रेस्टलेस हो गए थे आजादी के लिए। सबको पता था कि लग रहा था कि अब ब्रिटिशर्स कभी जाएंगे ही नहीं और हम आजाद हो नहीं पाएंगे। तो और फिर फाइनली ब्रिटिशर्स को हार माननी पड़ी एंड दे लेफ्ट इंडिया इन 1947। समझ गए? यस मैम। ओके। उसके बाद भी थोड़ी बात कर लेते हैं फिर क्या हुआ। जब इंडिया की आजादी होने वाली थी उसके पहले एक और पार्टी थी हमारी कंट्री में, उसका नाम था मुस्लिम लीग। क्या नाम था? पाकिस्तान का नाम किस किसने सुना है? मैम वो पहले इंडिया का पार्ट था, फिर पार्टीशन हो गया था ना करेक्ट। फ्रीडम के बाद। पाकिस्तान पहले इंडिया का पार्ट था और पार्टीशन के बाद वो ये अलग कंट्री बना। तो आखिर पार्टीशन मांगा किसने? किसने बोला कि पाकिस्तान को एक अलग कंट्री बनाओ? मैम मैम मुस्लिम मैम मुस्लिम लीग और मुस्लिम उनके लीडर जो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। तो यानी कि इंडिया, सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान पहले एक सेम ही कंट्री थे, लेकिन 1947 में जब हमें आजादी मिली तो आजादी के साथ में हमें एक पार्टीशन, एक बंटवारा भी मिला। हमें अपनी कंट्री से एक और कंट्री निकालकर बनानी पड़ी, और जो कंट्री निकालकर बनाई गई उसका नाम था पाकिस्तान। करेक्ट। तो हमारी, जिस तरह हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, जिसने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया हमें आजादी दिलाने में, वहीं पर एक और पार्टी थी, उसका नाम था मुस्लिम लीग। ठीक है। मुस्लिम लीग पार्टी मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा फेवर करती थी और इसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मुस्लिम लीग की कांग्रेस के लोगों से ज्यादा पटती नहीं थी। तो कांग्रेस जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस पार्टी थी, तो उनको, मुस्लिम लीग को ऑलरेडी पता था कि कांग्रेस जो है यही इंडिपेंडेंट इंडिया पे यही पार्टी रूल करने वाली है। और मुस्लिम लीग ने उस इसीलिए बहुत लोगों को भड़काया, और मुस्लिम लीग ने खुद ब्रिटिशर्स के आगे एक डिमांड रखी, और उन्होंने बोला कि जितने भी मुस्लिम वाले एरियाज हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में और ईस्ट पार्ट में, उन्होंने बोला कि हमें वो एरिया अलग चाहिए। समझ गए? उन्होंने बोला उस एरिया में हमें आजादी चाहिए, हम नहीं चाहते कि उस एरिया में कांग्रेस रूल करे। ठीक है। क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम लीग है वो एक अलग बंटवारा चाहती थी। समझ गए? तो मुस्लिम लीग ने यस मैम। इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करी। तो कांग्रेस इस बात से बहुत नाराज हुई, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि पूरी इंडिया एक ही है, उसके बंटवारे की बात आप नहीं करो, और इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात मत करो कि हमें अलग से कोई राज्य दे दो, हमें अलग से कोई स्टेट दे दो। और ये बात अच्छी नहीं लगी कांग्रेस को और बाकी इंडियंस को नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग अड़ी रही, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़ लिया। उन्होंने मुस्लिम्स को भड़काना शुरू कर दिया कि हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, बस हिंदू ही रहेंगे, कांग्रेस केवल हिंदुओं को फेवर करेगी, मुस्लिम्स को कोई नहीं फेवर करेगा। और इस तरह से भड़का करके मुस्लिम लीग ने बहुत सारे मुस्लिम्स को अपने फेवर में कर लिया। ठीक है। और इस बात के लिए प्लानिंग जो है वो ओके लीग, मैम। मुस्लिम लीग 1930 से ही कर रही थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम से ही वो प्लान कर रही थी। वो चाहती थी कि मुस्लिम जो है उनको एक अलग कंट्री मिल जाए। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि कांग्रेस को अगर पावर मिल रही है तो मुस्लिम लीग को भी पावर मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए कंट्री का बंटवारा ही क्यों ना करना पड़े। फिर एंड में वही करना पड़ा, कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को दिया गया और इंडिया मिला कांग्रेस को। समझ गए? यस मैम। ठीक है। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं कि फिर क्या हुआ। वो कांग्रेस जो है वो मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा कोशिश करने लगी, उनको ट्रस्ट दिलाने का कांग्रेस कोशिश करने लगी ताकि बंटवारा ना हो। लेकिन ये सारी चीजें कांग्रेस की जो है वो काम नहीं आई, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहुत ज्यादा लोगों को भड़का दिया। बहुत सारे लोग मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लीग के कहने पर ही चलने लगे, और एट द एंड
जवाहरलाल नेहरू को भी झुकना पड़ा, चाचा नेहरू जी, और उनको पाकिस्तान की डिमांड माननी पड़ी और उन्हें फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमें एक अलग कंट्री देना पड़ेगा और हमारी कंट्री का बंटवारा हो गया। समझ गए? यस मैम। ओके, तो अब पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने अपने रेजोल्यूशन में क्या मांगा? व्हाट डिड द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क फॉर? ऑटोनोमस स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स, है ना। मुस्लिम लीग ने अपने 1940 के रेजोल्यूशन में ऑटोनोमस का मतलब होता है आजाद, उन्होंने एक अपने लिए एक आजाद जगह मांगी कि हमें एक अलग से एक स्टेट दिया जाए और उस पर हमें आजादी दी जाए अपने हिसाब से रहने की, है ना। तो मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन ऑफ 1940 में एक ऑटोनोमस स्टेट मांगा। ऑटोनोमस स्टेट का मतलब एक आजाद जगह जहां पर वो रह सके, अपने हिसाब से रूल कर सके। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है। Why did discuss the development 1937 to 47 that led to the creation of Pakistan? कर लोगे? 1937 to मैम। 47 के बीच में क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन मांगा जिसमें उन्होंने एक अलग टेरिटरी मांगी और फाइनली बहुत कन्विंस करने के बाद में भी कांग्रेस को झुकना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम लीग बिल्कुल भी मानने को रेडी नहीं थी कि वो इंडिया का पार्ट नहीं रहना चाहते थे। वो डायरेक्ट एक्शन चाहते थे, वो चाहते थे कि उन्हें एक नई कंट्री मिले और फाइनली फिर हमें पाकिस्तान का बंटवारा, इंडिया का बंटवारा करके हमें पाकिस्तान देना पड़ा। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो इसी के साथ बेटा हमारा ये खत्म होता है। आज के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ओके मैम। कर लोगे? यस मैम। सारे लोग कर लेंगे? ओके मैम। यस मैम। ओके, सो हम आज अभी बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। स्टोरी पढ़ते हैं। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड? किसी को पता है पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? मैम पॉपुलेशन तो हर मिनट में चेंज नहीं होती रहती। मैम अप्रोक्सीमेट 7 बिलियन का था। और अप्रोक्सीमेट 8 बिलियन है हम, ठीक है। 500 चिल्ड्रन तो मेरे स्कूल में है, मेरे गांव में 1000 लोग हैं, सब थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे। कोई बोल रहा है मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, कोई बोल रहा है अराउंड 6.6 बिलियन है। तो फिर हम क्या करें? मतलब हाउ डू वी राइट अ नंबर, हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स? इतने को आप बिलियंस को नंबर में कैसे लिखोगे? ये देखो कितने सारे लोग हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी ह्यूमंस तो बहुत सारे हैं बट सारे ह्यूमंस रिसोर्स में कैसे बनेंगे? तो ह्यूमन रिसोर्स वो है जो कि एक हेल्दी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड इंसान है, जो कि अपने स्किल को डेवलप करके उसको उससे कुछ प्रोड्यूस करता है और कंट्री को डेवलप करने में, अपने खुद को डेवलप करने में हेल्प करता है। समझ गए? यस मैम। तो ह्यूमन रिसोर्स लिखो। ह्यूमन रिसोर्स इज एन अल्टीमेट रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इज एन अल्टीमेट रिसोर्स। कोई पूछे ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो किसी भी कंट्री के लिए ग्रेटेस्ट रिसोर्स तो ह्यूमन ही है, क्योंकि ह्यूमन नहीं होगा तो लोग ही नहीं होंगे, तो आप मेटल का और बाकी चीजों के, बाकी रिसोर्सेज का क्या करोगे? क्योंकि बाकी रिसोर्सेज को यूज तो ह्यूमन रिसोर्स ही करता है, करेक्ट। तो ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। Human resource is the ultimate resource, full stop. Healthy, educated and motivated people, healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirements. Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirements. ठीक है? मैम जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उनके पास नॉलेज होती है, तो फिर मैम ये रिसोर्स बाकी रिसोर्सेज को भी लाइक जो मैम जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है उन रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व करने की नॉलेज होती है इस रिसोर्स के करेक्ट, पास। आगे यही लिखना है। ह्यूमन रिसोर्स हैज द नॉलेज, स्किल, ह्यूमन रिसोर्स हैज द नॉलेज एंड स्किल
to use any other resource. Human resource has the skill, knowledge to use any other resource. मैम आपने हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप के बाद क्या लिखवाया था? Healthy, educated, motivated people develop resources as per their requirements. Develop as per their requirements. ठीक है? Human resource have the skill, capacity to use any other resource. Human resource has skill, capacity to use any other resource. ठीक है, लिख लिया. Human resource has the skill, capacity to use any other resource. है ना? यस मैम. अब ये ह्यूमन रिसोर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो आपको पता है सबसे ज्यादा तो ह्यूमन रिसोर्स है चाइना में, फिर है इंडिया में. ये देखो मैप सामने देखो चार्ट, सबसे ज्यादा किधर दिख रहा है? China. चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएसए. तो ये लिखा हुआ है कि कितनी 60% जो है वर्ल्ड की पूरे लोग हैं वो केवल 10 कंट्री में रहते हैं. इन 10 कंट्री में जो नाम है, यानी पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन इन 10 कंट्रीज में रहती है और पूरे वर्ल्ड में 200 से भी ज्यादा कंट्री है. यानी 10 कंट्री में ही 60% लोग रहते हैं. इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वाली है ये कंट्री. 2 कंट्री तो और भी ज्यादा है, उनका नाम है इंडिया और चाइना. ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं. तो ह्यूमंस कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है पता है ना आपको? तो ह्यूमंस ज्यादा पाए जाते हैं 10 कंट्रीज में और उनमें से भी सबसे ज्यादा है इंडिया और चाइना. करेक्ट? मैम जैसे जो बाकी कंट्रीज में ह्यूमंस है वो मिलियंस की क्वांटिटी में नहीं है ना? नहीं, बाकी कंट्रीज में इतने लोग नहीं है जितने हमारे यहाँ है. हम मिलियन में नहीं है, हम 1.3 बिलियन पहुंच गए. ठीक है, मिलियन तो बहुत छोटी क्वांटिटी है. ठीक है, अगला जो बेटा टर्म है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में रहने वाले टोटल नंबर ऑफ लोग. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया होता है पॉपुलेशन डेंसिटी. फॉर एग्जाम्पल, किसी एरिया में 400 लोग रह रहे हैं और एरिया है 100, तो 400 बाई 100 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगी डेंसिटी. समझ गए? तो लिखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में लिखो इट इज the number of people, it is the number of people living living on unit area of Earth surface. in a unit area. It is the number of people living in a unit area of earth surface. unit area मतलब 1 होना चाहिए, यानी जो भी एरिया है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा पर यूनिट एरिया, है ना? जैसे पर पर्सन होता है ना, नहीं हर एक पर्सन. तो कितना आइसक्रीम होगा? 10 रुपीज पर पर्सन, हर इंसान की 10 रुपए. वैसे ही पर यूनिट के एरिया में कितने लोग रहते हैं, यानी एक यूनिट एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, तो इट इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस. ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. देख लो एग्जांपल में, average density of population in India is 382 persons per square kilometer. Average density of population in India is 382 person per square kilometer.
एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि पॉपुलेशन कहाँ कहाँ रहती है। अब बोले कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन को, जिस पर पॉपुलेशन डिपेंड करती है। क्यों ऐसा है कि कुछ एरियाज में पॉपुलेशन इतनी कम है कुछ कंट्रीज में, और कुछ कंट्रीज में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना? तो ऐसा क्यों होता है, बताओ खुशी। मैम बिकॉज उस कंट्री में कितनी डेवलपमेंट है और उसमें कितनी स्पेस है, लाइक उसका लैंड कितना बड़ा है जहाँ पे घर बनाए जा सकते हैं, एंड मैम उसकी क्लाइमेट, बेसिकली उसके जियोग्राफिकल फैक्टर्स, एंड वो टेक्नोलॉजी में कैसा है, लाइक अगर उसमें बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल सिस्टम्स हैं एंड मैम अच्छी गवर्नमेंट है तो वो भी मैटर करती है। करेक्ट, तो यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर किसी एरिया की पॉपुलेशन डिपेंड करती है। यानी कुछ जगहों पर ज्यादा पॉपुलेशन है, कुछ जगहों पर पॉपुलेशन कम है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिन जगहों पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ठंडा है, वहां ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, है ना? जहाँ पर सॉइल अच्छी नहीं है वहां पर ज्यादा लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो फिर क्या उगाएंगे, क्या क्रॉप उग सकती है, वहां खाने के लिए नहीं मिलेगा। जहाँ पर वाटर हमेशा फ्रीज रहता है, जमे रहता है, वहां लोग रहना प्रेफर नहीं करेंगे। यानी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे पॉपुलेशन डिपेंड करती है। सो राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। Factors affecting distribution of population. पहला है टोपोग्राफी, लिखो फर्स्ट टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर प्लेट्यू है, कहाँ पर डेजर्ट है, कहाँ पर बीच है, यानी उस एरिया का फिजिकल फीचर क्या है, वो प्लेन है या वहां माउंटेन्स हैं, इसको बोलते हैं टोपोग्राफी। तो पहला फैक्टर जिस पर डिपेंड करती है पॉपुलेशन वो है टोपोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स में ज्यादा लोग रहते हैं, माउंटेन्स में कम लोग रहते हैं, करेक्ट? मैम तो लोग, स्पार्सली का मतलब कम पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं ना। स्पार्सली का मतलब होता है जहां पर कम पॉपुलेशन हो, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली में, एनसीआर में कितनी भीड़ है, लेकिन अगर आप पहाड़ों पे चले जाओगे तो इतने ज्यादा लोग वहां रहते नहीं है, घूमने भले ही जाए बट रहते नहीं है ना। तो टोपोग्राफी पे पॉपुलेशन डिपेंड करती है। यानी जो एरिया कंपैरेटिवली प्लेन है वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ लोग रहते हैं, और जहाँ हिल स्टेशन है, जो हिली एरियाज हैं जैसे एवरेस्ट के आसपास वाले एरियाज में कोई नहीं रहता होगा, क्योंकि कौन रहेगा इतनी हार्श कंडीशंस में, करेक्ट? तो पहला फैक्टर है जिस पर पॉपुलेशन डिपेंड करती है वो है टोपोग्राफी। दूसरा है क्लाइमेट, देखो सेकंड क्लाइमेट। मैम वी हैव टू नॉट एक्सप्लेन टोपोग्राफी। नो, टोपोग्राफी डोंट हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है? पहला फैक्टर टोपोग्राफी समझा दिया ना मैंने। टोपोग्राफी का मतलब कहीं पर लैंड है, कहीं पर प्लेन लैंड है, कहीं डेजर्ट है, तो ये टाइप्स है फिजिकल यस फीचर, है ना? तो मैम, फिजिकल जहाँ पे फीचर्स पीपल का होते हैं पॉपुलेशन मैटर टोपोग्राफी। करता है। क्या? तो मैम टोपोग्राफी में वो बताती है मैम, एरियाज जहाँ पे पीपल का पॉपुलेशन मैटर करता है, जैसे प्लेन एरियाज में ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, और एरियाज लाइक एल्पास, माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे थोड़े कम पीपल रहते हैं। करेक्ट। तो टोपोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल फीचर क्या है, यानी वो लैंड कैसी है, वहां पर प्लेन है, वहां पर प्लेट्यूज है, वहां पर ओशियन है, वहां माउंटेन है, तो उसको बोलते हैं टोपोग्राफी उस जगह की। तो जहां पर ने देखा है कि टोपोग्राफी पर कैसे डिपेंड करती है पॉपुलेशन, अगर बहुत पहाड़ है तो वहां कम लोग होंगे, अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है तो वहां कम लोग होंगे, प्लेन्स में ज्यादा लोग रहते हैं। तो इसीलिए टोपोग्राफी पर पॉपुलेशन डिपेंड करती है, प्लेन्स में ज्यादा लोग रहते हैं, माउंटेन्स में कम लोग रहते हैं। दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट जगहों पर लोग नहीं रहना पसंद करते, जैसे एकदम सहारा डेजर्ट में चले जाओ, या एकदम पोलर एरियाज में चले जाओ जहाँ पोल्स, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, वहां लोग नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ इतनी हार्श क्लाइमेट, इतनी ठंड पड़ती है कि वहां कोई रहना नहीं चाहेगा। तो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। तीसरा है सॉइल, देखो सॉइल। थर्ड सॉइल, यानी वो एरियाज जहां पर फर्टाइल सॉइल पाई जाती है,
वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं इन कंपैरिजन टू दोज एरिया जहां पर फर्टाइल सॉइल नहीं पाई जाती। यानी किसी एरिया की अगर सॉइल खराब है, वहां पर ज्यादा चीजें पैदा नहीं होती हैं, तो लोग उस एरिया में रहना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, सॉइल जहां पर बहुत अच्छी सॉइल पाई जाती है, जैसे गंगा का फर्टाइल एरिया, ब्रह्मपुत्र का फर्टाइल एरिया, यहाँ पर लोग रहना कंपैरेटिवली ज्यादा पसंद करते हैं। किसे समझ आया? मैम 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 आ मेरे को गया। अगला है, लिखो वाटर। तो जहां पर अच्छा वाटर अवेलेबल होता है, जहां पर वाटर आसानी से मिल जाता है, ठीक है, वहां पर लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे घर में टैप में ही पानी आ जाता है। अगर हम डेजर्ट में होते तो भाई कहाँ तक, पूरा रेगिस्तान पार करके जाना पड़ता पानी लेने। वहां पे रहना ज्यादा आसान है कि नोएडा में रहना ज्यादा आसान है? बताओ, वहां तो पीने के लिए पानी ही नहीं मिलता। मैम नोएडा। तो मैम करेक्ट, नोएडा वगैरह के साइड में वहाँ पे वाटर का सोर्स क्योंकि अवेलेबल। यहाँ हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं और वाटर इजीली अवेलेबल है। तो अगला पॉइंट है वाटर। जहां पर वाटर इजीली अवेलेबल होता है, यानी रिवर के आसपास के एरियाज में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में बहती है यमुना नदी, करेक्ट। वैसे ही कानपुर बनारस में है गंगा नदी। तो जहां पर नदियां रहती है, रिवर वैलीज है, जहाँ पानी के सोर्स अच्छे हैं, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होती है। जहाँ पानी के सोर्स अच्छे नहीं है, वहां पॉपुलेशन नहीं होती। अगला है मिनरल्स। नेक्स्ट राइट डाउन मिनरल्स। ठीक है, यानी जिन एरियाज में ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां पर भी ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग रहते हैं। क्योंकि जहां पर मिनरल जहां पर इंडस्ट्री, जहां पर ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज लगाना भी कंपैरेटिवली आसान है ना, क्योंकि वो मिनरल उसी एरिया में पाया जाता है, तो वहीं के वहीं इंडस्ट्री लगा देते हैं। तो यानी जिन एरियाज में मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं, उन एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, ऐसा देखा गया है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अगला है मिनरल, यानी जिन एरिया में पॉपुलेशन उन एरियाज में ज्यादा रहती है जहां पर मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, मैम उसके आगे सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक। वो अदर फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये है फैक्टर्स। उसके बाद लिखो अदर फैक्टर्स नीचे। अदर फैक्टर्स में लिखो सोशल पहला, दूसरा कल्चरल और तीसरा इकोनॉमिक। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, या उसके नीचे एक ही पॉइंट लिख लो, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल मतलब मैम वो एरिया, सोशल मैं बताती हूँ, सोशल मतलब वो एरिया जहाँ पर अच्छे घर है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी है। समझ गए? तो सोसाइटी जहाँ पर बढ़िया है, जहाँ पर जैसे कुछ जगह है गांव में, जंगलों में, जिधर स्कूल और हाउसेज हैं भी नहीं, प्लेन एरिया है लेकिन तब भी वहां पर स्कूल ही नहीं है, वहां पर लोग रहना प्रेफर नहीं करेंगे। लोग वहां रहना प्रेफर करेंगे जहां पर बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, जहां पर घर अच्छे से मिले, सोसाइटी जहां पर अच्छी हो, जहां पर हॉस्पिटल बढ़िया हो। करेक्ट, तो सोशल फैक्टर पे भी पॉपुलेशन डिपेंड करती है। ठीक है, अगला है कल्चरल। कल्चरल का मतलब है जिन एरियाज में कल्चरल सर का सिग्निफिकेंस। मैम कास्ट एंड रीजन में जो जिसपे पीपल अट्रैक्टेड होते हैं। करेक्ट, कास्ट और रिलीजन के जो लोग, जहाँ पर जिस जगह से जो लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बनारस एंड वृंदावन और सोमनाथ, तिरुपति, जो जगह पे कल्चरल सिग्निफिकेंस ज्यादा है, जहाँ पे लोगों को अपने कल्चर को कनेक्ट कर पाते हैं, वहां लोग ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं। समझ गए? क्योंकि उन्हें उसने कल्चर से जुड़ाव फील होता है, उन्हें लगता है कि हमारी जगह है, हमारी कंट्री है। अयोध्या हो गया जैसे, तो जो प्लेसेस का कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। कल्चरल का मतलब केवल मंदिर नहीं है, ताजमहल आगरा भी हो सकता है। तो जिन एरियाज के कल्चरल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, अगला है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? ओके। सिंपल सिंपल सी बात है, जहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, वहां लोग ज्यादा रहना प्रेफर करेंगे। करेक्ट, जिन एरियाज में जॉब यस ही मैम। अवेलेबल नहीं होंगी, जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी, क्या वहां लोग रहना प्रेफर करेंगे? नो मैम। नहीं नो करेंगे। मैम। तो जिस एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, वहां पर लोग रहना प्रेफर करेंगे। ठीक है,
ओके मैम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमने फैक्टर्स तक पढ़ लिया है, पॉपुलेशन चेंज और पिरामिड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको ये फैक्टर्स भी डिस्क्राइब करके अपने वर्ड्स में लिखने हैं, कॉपी नहीं करना है, अपने वर्ड्स में लिखने हैं, समझा दिया है ना मैंने? ओके मैम। अपने ओके वर्ड्स में मैम। यू हैव टू राइट डाउन दीज फैक्टर्स, एक एक दो दो लाइन आपको एक्सप्लेन मैम करनी नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की है ना? है। नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की लगेगी।